गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस पढ़ा था आखिरी में, मैन्योर में और फर्टिलाइज़र्स में। तो मैन्योर की कुछ अच्छी बातें थी, कुछ फर्टिलाइज़र्स की अच्छी बातें थी, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो ज़्यादातर अच्छी बातें मैन्योर की ज़्यादा थी। मैन्योर की ज़्यादा अच्छी बातें क्यों थी? क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं है, मैन मेड केमिकल्स नहीं है, कोई किसी तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं है वो। और दूसरा, वो इन्वायरमेंट को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हो सकता है उसकी वजह से यील्ड थोड़ा कम हो, लेकिन उतना चलता है क्योंकि इसी इन्वायरमेंट में हमें रहना है। पता चला कि हमने इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा जहरीला बना दिया फ़ायदे के चक्कर में, और बाद में वो इन्वायरमेंट रहने लायक ही नहीं बन गया, रह गया। तो इट्स बेटर कि हम फर्टिलाइज़र्स की जगह पे मैन्योर्स यूज़ करें। आगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या कह रहा है? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। क्यों? वो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन उनको पॉइंट्स में 4 बुलेट पॉइंट्स में इसमें बताया हुआ है। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स क्या क्या हैं, तो ये 4 पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पहली बात तो ये बढ़ा देता है। दूसरा, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये जो है, ये सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब सॉइल में ढेर सारे छेदें होती हैं। सॉइल जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ नहीं था, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, गैप ज़्यादा होता है तो उनके 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 अक्रॉस जो है जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो आराम से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। राइजोबियम्स जो हैं वो खेत में ही तो रहती हैं। अब राइजोबियम्स जो हैं उनको डायरेक्टली नाइट्रोजन लेने के लिए वो ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा खेत के ऊपर आएंगे। उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि वो अगर खेत के नीचे ही हो, रूट तक वगैरह कहीं पे भी हो, तो उनको वहाँ तक आराम से पहुँचता रहे। तो जो भी ये नाइट्रोजन वगैरह है, तो उसको इंश्योर करने के लिए जो सॉइल होता है वो पोरस होना चाहिए, उसमें छेदें होनी चाहिए। तो वो छेदें किसकी वजह से होती है? मैन्योर्स की वजह से होती है। थर्ड पॉइंट इज़ इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो खेत के यील्ड को बढ़ाते हैं, खेत की जो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाते हैं, उस तरह के माइक्रोब्स को ये जगह देते हैं। इस तरह के माइक्रोब्स को ये एक तरीके से रहने के लिए कंफर्टेबल प्लेस बना देते हैं उस खेत को। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज़ इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे घर में बहुत लोग बोलते हैं कि दातून करना चाहिए, खास करके नीम का दातून, उससे अच्छा दांतों के लिए कुछ नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही भी है। जो नीम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे दांतों के लिए। ठीक है, इन द सेम मैनर जो देसी चीज़ें होती हैं, खास करके जो मैन्योर वगैरह हुआ, ये बहुत अच्छी होती हैं। जो देसी सब्जियां होती हैं वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं पड़ा हुआ। केमिकल्स जनरली अच्छे नहीं होते हमारे लिए। जो चीज़ें हमारे लिए ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हमने यूज़ करी हुई हो, वो हमारे लिए हमेशा अच्छी होंगी। लेकिन कोई केमिकल हमने यूज़ किया हो, वो जनरली हमारे खाने वगैरह के लिए तो अच्छा उतना ज़्यादा नहीं होता है, अगर कुछ केमिकल्स को छोड़ दिया जाए। जैसे विनेगर वगैरह हो गया, ये एक तरीके से ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हम खा सकते हैं, हमें खाने में अच्छा भी लगता है, लेकिन यही है कि ये भी बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते आप। बहुत सारी जगहों पे डिश वगैरह कोई तैयार करते हैं तो उसमें जब वो आग पे रखे रहते हैं उस डिश को, उसमें भी विनेगर डाल के पकाया जाता है। ऐसे बहुत सारे तरह के डिश हो सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारे लिए ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकता है, वो ज़्यादा टेस्टी हो, लेकिन वो हमारे लिए उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा जितना बाकी ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी। यही रीज़न है आज के टाइम में शहरों में लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स या फूड आइटम्स या की तरफ थोड़ा ज़्यादा उनका झुकाव हो रहा है। वो जहाँ पे एक सब्ज़ी जो नॉर्मली केमिकल फर्टिलाइज़र से उगाया गया है, उसके लिए अगर यहाँ वो 40 रुपये किलो देने के लिए तैयार है, तो उसकी जगह पे ऑर्गेनिक वाले फूड आइटम के लिए 40 की जगह पे 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये देने के लिए तैयार है। तो आज के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है। हमारे कंट्री में अभी उतना ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ में बहुत पहले से ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी।
जापान में 70s 80s में से 1970 1980 से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। अब तक पता नहीं क्या हाल होगा वहाँ पर का, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्रेज़ है लोगों में। ऑल्दो इसका यील्ड बहुत कम होता है, यील्ड कम होगा तो ऑलरेडी कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन चूँकि इतनी ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा लोगों की आमदनी नहीं है, तो हम चीज़ों को सस्ते में ही ख़रीदना पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं चाहते हुए भी हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कमाई रिलेटिवली ज़्यादा कम है। तो हर कोई 70 रुपये 80 रुपये किलो कोई भी एक सब्ज़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इरिगेशन। तो ये है चौथा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड पॉइंट था सोइंग ऑफ सीड। थर्ड पॉइंट वाज एडिंग मैन्योर्स एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है? पानी डालना खेत में। खेत में पानी डालना क्यों ज़रूरी होता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन उसको पानी चाहिए ही होता है। पानी चाहिए होता है और हवा चाहिए होता है। ये दो चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं, बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब चाहे वो एयर में से कोई सा भी गैस लेता हो, जैसे हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हो सकता हो कोई अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के गैसेस लेते हों और अलग अलग गैसेस छोड़ते हों, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई ना कोई गैस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ऐसे ही पानी तो ज़रूर ले रहे हैं। ठीक है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कोई भी तरह के का पेड़ पौधा, उसको अगर प्रॉपर ग्रोथ चाहिए और प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो उसको पानी देना ही पड़ेगा। आपकी गन्ने की खेत में पानी पड़ता है, आपकी धान के खेत में पानी पड़ता है। ऑलमोस्ट जितने भी तरह के आपके यहाँ पे खेती होती है, सारे तरह की खेती में पानी ज़रूर पड़ता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स along with water. Minerals and fertilizers are also absorbed. तो क्या कहता है कि वाटर तो एब्जॉर्ब होता ही है प्लांट रूट्स के थ्रू, उसके साथ में मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो ज़मीन में पहले से प्रेजेंट थे वो भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स पहले से कहाँ प्रेजेंट था? पहले से ऐसे प्रेजेंट था कि जैसे ही हमने सोइंग ऑफ सीड किया था उसके बाद से हमने फर्टिलाइजर्स मिला दिया था। तो फर्टिलाइजर हुआ या फिर मिनरल्स हुआ या फिर मैन्योर हुआ, मैन्योर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ में। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। कोई भी प्लांट होता है वो ऑलमोस्ट 90% वाटर कंटेन करता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे हम इंसानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। कितना पानी होता है हम इंसानों में, हमने ये पढ़ा हुआ पहले से। तो आप लोग एक बार वापस से रिकॉल कर सकते हो, वापस से पुराना वाला बुक ढूंढो, उसमें पता करो कि हमारे इंसानों के बॉडी में कितना % पानी होता है। What is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. वाटर क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है सीड्स का। सीड्स को क्या क्या चाहिए? पहली बात तो ये, सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए धूप चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए, प्रॉपर अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब जाके उसमें जर्मिनेशन हो पाता है, उस सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट हो पाता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व थे, वाटर में घुले हुए थे, वो वाटर के साथ में रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच जाते हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ पे पानी के साथ में ये न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाते हैं। पानी नहीं होता तो वो न्यूट्रिएंट्स को पहुँचना थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा मुश्किल हो पाता, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए आसान हो जाता है। और पानी कहीं पे भी आराम से, बड़े आसानी से किसी भी एक सरफेस को आराम से पेनिट्रेट करके आराम से जा सकता है। एक तरीके से एक मेम्ब्रेन की तरह होता है, जो रूट्स होते हैं एक तरीके से मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, जिसके थ्रू पानी बड़े आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो ये दोनों ही तरह की कंडीशन से बचाता है, फ्रॉस्ट से भी और हॉट एयर करंट से भी पानी उसको बचाता है किसी भी प्लांट को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो
तो चूँकि पानी जो है हर तरह के वेदर कंडीशन से भी बचा रहा है एक प्लांट को, तो यही रीज़न है कि पानी की कमी उस प्लांट को नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि इस प्लांट को पानी की कमी हो रही है, तुरंत आपको पानी उसको देना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है उस तरह के क्रॉप में, ठीक है, ताकि हेल्दी क्रॉप ग्रो हो पाए और उसकी यील्ड बहुत अच्छी हो, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो रेगुलर इंटरवल्स पे खेत में पानी देना ताकि जो पैदावार हो वो बहुत अच्छी हो, या उस फसल में जो पानी की कमी है वो कभी ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए जो रेगुलर इंटरवल पे हम पानी देते रहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है, किस टाइम पे पानी देना होता है और कितने कितने इंटरवल के बाद में इरिगेशन करना होता है, कितने कितने इंटरवल के बाद में पानी देना होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप है उस पर, किस तरह का सॉइल है उस पर, और कौन सा सीज़न है उस सीज़न पे। अब अगर मान लो गन्ने की खेती करनी है आपको, तो शुरू में ही तो आप पानी नहीं देते हो, लेकिन वहीं अगर आप धान की खेती कर रहे हो तो सबसे पहले पानी डाला जाता है। दूसरा, धान की खेती जिस समय होती है उस समय अगर बारिश अच्छा खासा हो जाए, मानसून अच्छा खासा आ जाए, तो उस समय पानी भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी उसको क्योंकि अपने आप खुद से मिल रहा है। और वहीं कोई भी ऐसा फसल या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे अब बारिश होती ही नहीं ढंग से, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? रेगुलर इंटरवल पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको इरिगेशन करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं चाहते हुए भी, मतलब फसल ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, अब उसको पानी की ज़रूरत नहीं थी, अब जो है बारिश हो गई, तो वो भी उस कंडीशन में भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है और राइट टाइम पे चाहिए होता है और राइट सीज़न होनी चाहिए उसके लिए। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। ऑब्वियसली समर के टाइम में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है, पानी की कमी बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। उस कमी को पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी से हमें इरिगेशन करना पड़ता है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, पहले के ज़माने में कुएँ का यूज़ करते थे, उसके बाद ट्यूबवेल्स आज के टाइम में भी यूज़ करते हैं। पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, लेक्स हो गए, झील हो गई, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए एंड कैनल्स हो गए। तो ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। बाकी हम इरिगेशन की जो सोर्सेज हैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, उनका पिक्चर वगैरह दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी आज इतने ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।